नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, तो ये क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नया बैच शुरू हो चुका है 2027 के लिए। ठीक है, आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। देखते हैं सबसे पहले थंबनेल को। थंबनेल क्या कहता है प्यारे स्टूडेंट? तो यहाँ पर थंबनेल कहता है बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, हिंदी का गद्यखंड है ये। ठीक है, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 1 शॉट वीडियो है। 1 शॉट वीडियो का मतलब कंप्लीट चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, इसको लिखा कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन लिखा है बच्चों? भीमराव अंबेडकर इसका लेखक है। लेखक का परिचय समझते हैं। सबसे पहले है जन्म परिचय। ठीक है, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, मध्य प्रदेश के महू में। याद रखना है, मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा। ठीक है, बाबा साहेब अपने समय के अच्छे पढ़े लिखे श्रेष्ठ लोगों में से एक थे। अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। ठीक है, और मानव मुक्ति के लिए काम करते थे। ठीक है, आदमी को सुख मिले, ठीक है, इसके लिए ये काम करते थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये है शिक्षा। इनका शिक्षा के बारे में देखते हैं। अंबेडकर जी प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए, और फिर वहाँ से लंदन जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, वहाँ गए। फिर बाबा साहेब ने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक बांग्य अनुवाद के जरिए पढ़ा, और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं किए। ठीक है, स्थापनाएं किए। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ हो गया। लेखक का परिचय हो गया ये। ठीक है, इनका शिक्षा और जन्म परिचय। ठीक है, यहाँ पर और समझते हैं बच्चों, भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु के बारे में अगर समझे तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कितना को हुआ था? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, ये डेट आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद साहित्यिक रचना में देखिए तो क्या क्या रचना की है इन्होंने। तो यहाँ पर देखिए, बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकों की रचना की है। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण निम्नलिखित है। द कास्ट्स इन इंडिया। ठीक है, द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट हो गया। द अनटचेबल्स, हु आर दे और हु आर शूद्राज। ठीक है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड इज धम। ठीक है, आगे है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ठीक है, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन ये है। और उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है आदि। ये सारी इनका रचना है। ठीक है, साहित्यिक रचना है। साहित्यिक रचना किए। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, तो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय, बाबा साहेब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे है यहाँ पर साहित्यिक विशेषता। इनके साहित्य में क्या विशेषता थी बच्चों? तो यहाँ पर देखते हैं, बाबा साहेब सभी मान्यताओं में इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता और शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। कुछ समय उन्होंने स्वदेश में वकालत भी की। अंबेडकर जी ने समाज और राजनीति में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। ठीक है, तो छुआछूत का भाव नहीं रखने को बोलते थे ये। ठीक है, स्त्री के लिए इन्होंने काम किया। ठीक है, और मजदूरों को मानवीय अधिकार का मतलब भेदभाव ना किया जाए, उनको जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, इसको दूर करने के लिए इन्होंने काम किया। बुद्ध हो गए और कबीर हो गए। ठीक है, महात्मा बुद्ध, कबीर हो गए और ज्योतिबा फूले, ये तीनों उनके चिंतन व रचनात्मकता के प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे। ठीक है, इनको ये फॉलो करते थे। महात्मा बुद्ध हो गए जैसे, और कबीर हो गए, और उसके बाद ज्योतिबा फूले हो गए। ठीक है, भारत के संविधान निर्माण में उनकी महान भूमिका है, और यही संविधान बनाए हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगर आप संविधान नहीं रहता तो आज भी वही भेदभाव होता। ठीक है, गरीबों को नौकरी वगैरह भी नहीं मिल पाता। ठीक है,
तो यही जो है उन्हें लिख करके चले गए, जो कि अभी अधिकार मिलता है, और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है प्यारे बच्चों? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो ये इतना बात आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा पाठ का परिचय, पाठ का परिचय देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, याद रखना, कि लाहौर में दिए गए हिंदी अनुवाद जाति भेद का उच्छेद से संकलित है। बाबा साहेब द्वारा यह भाषण जाति पाति तोड़कर मंडल यानी लाहौर के 1936 ईस्वी के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। जाति पाति को ये बोलते हैं तोड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न होने के कारण यह सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा भी नहीं गया। बाद में बाबा साहेब ने इसे भाषण को स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया और प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जातिवाद को दूर करने के जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का तार्किक विरोध किया है। ठीक है, जाति के आधार पर जो असमानता है अभी समाज में, एक जाति का मैरिज भी दूसरे जाति के साथ नहीं हो पाता है, ये जो भेदभाव है इसको जो है असमानता तार्किक विरोध किया है। जाति प्रथा के विषमता मूलक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी असंगतता पर भी यहाँ एक स्पष्ट विचारधारा का दृष्टिकोण उजागर हुआ है बच्चों। और भारतीय लोकतंत्र के युवा भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। ठीक है, अभी जो युवा है उसको अगर इसको पढ़ते हैं तो उसको काफ़ी से नॉलेज मिलेंगी। ठीक है, काफ़ी शिक्षाप्रद है उसके लिए, आपके लिए बच्चों, विद्यार्थीगण के लिए काफ़ी लाभप्रद है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या कहता है। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, अभी भी जाति के आधार पर भेदभाव करने वालों की कमी नहीं है बच्चों। ठीक है, जाति के आधार पर भेदभाव करने वालों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं और समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ठीक है, जाति के आधार पे काम देना, किसी को टैलेंट के आधार पे काम न देकर जाति के आधार पे काम दिया जाता है अभी के युग में, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि इस तर्क के विरुद्ध मेरी पहली आपत्ति यही है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुआ है। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी समाज में श्रम विभाजन की, अब यह कहने का मतलब कि श्रम विभाजन जरूरी है। सब आदमी सब काम करेगा तभी वो जी पाएगा, सब आदमी एक ही काम करेगा तो फिर नहीं जी पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भीड़ हो जाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और सब आदमी एक ही काम करेगा तो फिर दूसरा काम कौन करेगा। तो श्रम विभाजन जरूरी है, लेकिन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मोची का बेटा मोची ही बनेगा, है कि नहीं, ग्वाला का बेटा ग्वाला ही बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में असमानता नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का असमान विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी ठहरा देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऊंच नीच का भेदभाव हो जाता है। आप जैसे कि मान लीजिए कि कोई मोची है और वो दूध बेच रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है बच्चों, भेदभाव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है अपेक्षा ऊंच नीच भी ठहरा देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में ये देखने को नहीं मिलेगा। मतलब दूसरे देश में तो इस तरह से जाति बांटा हुआ ही नहीं है जितना भारत में जाति है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म तो है ही, उसके बाद बहुत सारे जातियां भी है। ठीक है, तो ये जो जितना आपको भारत में देखने को मिलता है ये दूसरी जगह नहीं मिलता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। व्यक्ति को इतना शिक्षित करना चाहिए कि वह अपना काम खुद कर सके, खुद सोचे कि उसको कौन काम करना चाहिए, क्या उसके लिए अच्छा रहेगा, इतना तक उसको शिक्षा मिलना चाहिए बच्चे को। ठीक है,
तो ये न कि जाति के आधार पर किस जाति में है तो यही काम ये करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दृष्टिकोण यह है कि इसे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी भावना का विचार किए बिना, मतलब कि अब जाति के आधार पर किसी को काम दीजिएगा, काम करने के लिए बोलिएगा, उसका विचार को बिना जाने हुए, तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके विचार के बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भावस्था के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति का बच्चा जन्म भी नहीं लेता है और ये सोच लिया जाता है कि ये यही काम करेगा, है कि नहीं। गर्भ में ही रहता है माता के, तभी उसका पेशा निर्धारित कर देते हैं बिना उसका मन के जाने हुए। तो ये बात अच्छा नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे है जाति प्रथा पेशे का उचित पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अप्रिय होने के कारण वह भूखों मर जाए। अब जैसे मान ली जाति के आधार पे काम मिलेगा तो जो काम जिस जाति के आदमी जो काम करेगा वही काम वो करेगा, दूसरा काम वो नहीं कर सकता है। तो जब दूसरा काम नहीं करेगा तो उसको मरना भी पड़ सकता है अगर काम नहीं मिलेगा तो, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वह भूखों मर जाए। यानी आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में। ठीक है, तो पेशा बदलने की जरूरत है, पेशा बदलना चाहिए। ठीक है, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा जो जाति है उसी के आधार पर हम काम करते रहेंगे, पेशा अपना नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। यदि मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने की अलावा क्या रास्ता रह जाएगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें प्रवीण हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, तो ये हिंदू में भी ये चीज है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो। पैतृक मतलब जो पिताजी काम करते आ रहे हैं वही काम उसका लड़का करेगा। ठीक है, तो ये अनुमति नहीं देता हिंदू धर्म में। तो ये चीज अच्छा नहीं है, जो कि एक बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये चीज हुआ। आगे है, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वतंत्रता पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न की बड़ी समस्या नहीं बल्कि यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं, यानी कि उसको रुचि नहीं है और ज़बरदस्ती हम कोई काम उससे करवा रहे हैं तो अपना रुचि के साथ काम नहीं करेगा, उसको मन ही नहीं लगेगा तो काम कैसे करेगा। तो इसलिए वो काम अच्छा से नहीं करेगा और उसका माइंड जो भी जो है वो डिफ्रेश होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वाभाविक और मनुष्य को दुखदाई लगती है और रुचि से किया गया काम करने वालों का न दिल लगता है और न दिमाग। कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः इस निष्कर्ष पर हम सहज रूप से सिद्ध हो जाते हैं कि आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा शक्ति व आत्मशक्ति को दबा देती है। ठीक है, अब कोई काम जबरदस्ती करवाइएगा किसी से तो काम तो सही से नहीं करेगा ना। अब उसका जो स्वाभाविक शक्ति है उससे जो उसका दिल करता है वो काम कैसे करता है, उससे उसका वास्तविक शक्ति पता चलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आगे समझते हैं। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरे दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता के आधार पर होना चाहिए। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलना चाहिए। ठीक है, समता मिलना चाहिए, यानी समान भाव मिलना चाहिए, भ्रातृत्व मिलना चाहिए, भाईचारे का भाव होना चाहिए, है कि नहीं। भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए हमारा समाज। क्या यह ठीक नहीं है
कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। हम लोगों को मिलजुल के भाईचारे के साथ रहना चाहिए। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचे। कोई भी परिवर्तन सबको पता चले, भलाई का काम हो, सबको पता चले कि ये भलाई होने वाला है। एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि दूसरे छोर तक संचारित हो सके ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबका उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप है। जैसे दूध और पानी के साथ मिश्रण होता है, वैसे हम लोगों को भी भाईचारे के नाते में रहना, एक दूसरे से मिलजुल के रहना है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि एकता में बल होती है। आगे है, इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन अवधि की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, और इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, ठीक है। लोकतंत्र में भी एक दूसरे के साथ यानी कि मिलकर कोई बात पे सहमत होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही था, श्रम विभाजन जाति प्रथा चैप्टर से। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर अगले क्लास में मैं आपको करवाऊंगा, जब मैं फिर से हिंदी पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। देखो ओके करो, टिपना है नीचे तो टिप देती है ऊपर, घायल।